गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। सब अच्छे होंगे। चैनल वीडियो देखना, यहाँ पर मैं 2-4 दिन के लिए किसी कारण से चला गया था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब से हम कंटिन्यू हमारा जो वीडियो चलेगा वो हम यहाँ पर चलाएंगे और देखेंगे। हमारा यहाँ पर बायोलॉजी कक्षा 12 का जो लेसन चल रहा था वो चौथा लेसन था। उसमें हम जनन की विशिष्ट विधियाँ पढ़ रहे थे। उन जनन की विशिष्ट विधियों में हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था असंग जनन यानी एपोमिक्स, यानी बिना निषेचन क्रिया क्या होना, निर्माण। हमने इसके प्रकार पढ़ लिए थे। बीजाणुद्भिद का प्रकार पढ़ा था और युग्मकोद्भिद का प्रकार पढ़ा था। अब हमारे पास, आपको पता है मैंने शुरू में बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान है। उस भ्रूण विज्ञान के जो जनक है उनका नाम क्या है? पंचानन माहेश्वरी। कौन है? पंचानन माहेश्वरी। मैं यहाँ लिख दे, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, इन्होंने असंग जनन के बारे में बताया और ये कहा कि असंग जनन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पुष्पी पादप होते हैं, उनमें असंग जनन की विधियां 2 होती है। एक होती है अनावर्ती, एक होती है पुनरावर्ती। क्या होती है? पंचानन माहेश्वरी ने 2 भाग बताए थे। एक तो बताया था इन्होंने क्या कि पुष्पी पादप होते हैं, उनमें असंग जनन की क्रिया 2 प्रकार से हो सकती है। एक अनावर्ती असंग जनन और दूसरा पुनरावर्ती असंग जनन। ठीक है, तो आप लिखो इनके अनुसार असंग जनन अनुसार पुष्पी पादपों में असंग जनन की मुख्य 2 विधियां हैं। पंचानन कौन सी बताई इन्होंने? पहली हमारे पास आती है वो है अनावर्ती। कौन सी है? अनावर्ती असंग जनन। तो पहली हमारे पास है अनावर्ती। अनावर्ती असंग जनन। दूसरी हमारे पास इसकी जो विधि है वो है पुनरावर्ती असंग जनन। ये तो थी इनके अनुसार, लेकिन फिर इनके भाग हैं। ठीक है ना, इनके भाग हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम कुल 4 भाग बनाएंगे। कितने भाग? हमारे पास प्रोफेसर के अनुसार कितने हैं? अनावर्ती असंग जनन है, पुनरावर्ती असंग जनन है, एक होता है अपस्थानिक भ्रूणता। तीसरा हमारे पास का पॉइंट आएगा वो आएगा अपस्थानिक भ्रूणता असंग जनन। चौथा हमारे पास आएगा कायिक असंग जनन। ये हमारे पास 4 पॉइंट है। किसके हैं ये हमारे पास? यानी पंचानन माहेश्वरी के अनुसार जो हमारे पास पुष्पी पादप है, उन पुष्पी पादपों के 4 भाग हैं। पहला हमारे पास अनावर्ती असंग जनन, दूसरा हमारे पास पुनरावर्ती असंग जनन, तीसरा है अपस्थानिक भ्रूणता
या अपस्थानिक भ्रूणता असंजनन। चौथा है हमारे पास काय की असंजन क्रिया। ये चारों क्रियाएं हम यहाँ पढ़ेंगे, तो इनमें एक एक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली हमारे पास इनकी चारों के आप नाम लिख लेना। अब हमारे पास पहली आती है जिसका नाम है अनावर्ती असंजनन। देखो इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात यह है अनावर्ती में कि हमारे पास आपको पता है हमने पर पशु कोशिका ली थी। क्या ली थी, ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज का सब पॉइंट है लेकिन है सरल, ठीक है ना। हमने मादा युग्मकोद्भिद पढ़ा था, मादा युग्मकोद्भिद में हमने क्या लिया था, पर पशु कोशिका ली थी। क्या ली थी, पर पशु कोशिका। फिर पर पशु, यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर पशु कोशिका है। कौन सी है, पर पशु कोशिका। पर पशु कोशिका से हमने क्या बनाया था पता है आपको, मात्र कोशिका। वो भी कौन सी बनी थी हमारे पास, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। समझ गए, पर पशु कोशिका थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से हमने क्या बनाया था, भ्रूण कोश। अर्धसूत्री विभाजन हो गया था इसमें, तो हमारे पास यहाँ क्या बन गया था, यहाँ लिख दो, ये एरो का निशान लगा करके यहाँ पर ये हमने क्या करवा दिया, अर्धसूत्री विभाजन करवा दिया। अर्धसूत्री विभाजन होने से हमारे पास ये अर्धसूत्री विभाजन क्या बना, आइए यहाँ पर इसको घुमा के यहाँ ले आओ, अर्धसूत्री विभाजन। ये लो अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही हुआ हमारे पास क्या बन गई, आपको पता है 4 कोशिका बनी थी। 4 कोशिकाओं में चारों ही कोशिका कैसी थी, अगुणित। उनमें 3 कोशिका क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, और 1 कोशिका क्या हो गई थी, विकसित। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इससे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, भ्रूण कोश का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश बन गया। आपको पता है भ्रूण कोश सदैव कैसा होता है, एन होता है, अगुणित हो गया। भ्रूण कोश बोल रहा हूं मैं, कोश नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना यहाँ पर भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश क्या होता है, अगुणित होता है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं यहाँ चित्र से ही बताता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर कि क्या होता है। यहाँ पर ये हमारे पास भ्रूण कोश का चित्र बना रहा हूँ मैं। किसका चित्र बना रहा हूँ, भ्रूण कोश का चित्र बना रहा हूँ। इस भ्रूण कोश के चित्र में हमारे पास यहाँ पर क्या थी, आपको पता है 3 कोशिका थी, 1, 2 और 3। इधर हमारे पास कितनी कोशिका थी, ये 3 कोशिका थी, और यहाँ पर बीच में क्या हो गई हमारे पास, कोशिका तो 1 थी, केंद्र कितने थे, 2। दिख गया ये चित्र। ये हमारे पास किसका चित्र है, ये भ्रूण कोश का। ये लो, अब इस भ्रूण कोश में क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूं मैं, अनावर्ती असंजनन क्या होता है। हमारे पास अगुणित भ्रूण कोश बन गया। किसका चित्र है, नाम लिख दो इसके नीचे, भ्रूण कोश। इसकी सारी की सारी कोशिका कैसी है आपको पता है, एन है, यानी अगुणित है। तो इन अगुणित कोशिकाओं से क्या होता है, यदि कोई भ्रूण बन जाता है, अगुणित कोशिका हो, यदि यहाँ पर केवल अंड कोशिका से भ्रूण बनता है तो क्या कहलाएगा, अगुणित कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन। क्या कहलाएगा, अनिषेक असंजनन कहलाएगा। तो अनावर्ती में कौन सा आ गया, यदि अंड कोशिका से क्या बनता है हमारे पास, भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि इसके अंदर अन्य कोई कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका है, भ्रूण कोश की कोशिका है, या द्विध्रुवी कोशिका है, अन्य कोई कोशिका होती है, वो भी क्या करती है, नए भ्रूण का निर्माण करती है, तो वो भी क्या कहलाता है हमारे पास, अनावर्ती। तो इसमें भ्रूण कोश बन गया, तो लिखो, इसको यहीं से स्टॉप कर देना। ये चीज मैंने आपको यहां समझाने के लिए बताई है, ध्यान रख लेना। ठीक है, जब भ्रूण कोश की अंड कोशिका
बिना निषेचन की क्रिया के ही भ्रूण का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं? असंजनन या असंजनन कहा जाता है। ठीक है, यानी एन, और बनने वाला भ्रूण कैसा होता है? अगुणित। और अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। समझ गए? एक तो ये था। इसी में हमारा दूसरा जो पार्ट चलता है वो ये चलता है कि हमारे पास ये कौन सी कोशिका है? ये अंड कोशिका है। कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। यदि अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका क्या करती है? भ्रूण का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपयुग्मन। क्या बोलते हैं? अपयुग्मन। तो ये अपयुग्मन की जो क्रिया होती है वो भी किस में आती है? अनावर्ती असंजनन में आती है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो, जब भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, तो उसे क्या कह सकते हैं हम? अनावर्ती असंजन करती है, तो उसे अपयुग्मन या अनावर्ती असंजनन कहा जाता है। समझ गए? ये तो था हमारे पास क्या था। इसमें यदि आप देखो कि कोई कोशिका कौन सी कर सकती है, ध्यान रखना, तो हमारे पास इसके उदाहरण आते हैं। हमारे पास धतूरा होता है, ठीक है, और मक्का। इसके उदाहरण लिख दो आप, जैसे धतूरा है और मक्का, ये इसके उदाहरण है। समझ गए? ये तो था हमारे पास कौन सा, यानी सीधी सी बात है अनावर्ती में कि हमारे पास परपशु कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसे भ्रूण कोश बना। फिर भ्रूण कोश बन गया, इसके पश्चात लिखना है आपको कि जब भ्रूण कोश की अंड कोशिका बिना निषेचन क्रिया से क्या करते हैं? भ्रूण का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक भ्रूणता भी कहा जाता है। क्या कहता है? अनिषेक भ्रूणता या असंजन कहता है। भ्रूण कैसा बनता है? इसमें अगुणित बनता है। जब भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा और कोई सी कोशिका है वो भी क्या करती है? भ्रूण का निर्माण करती है, तो क्या कहलाता है? वो भी अनावर्ती असंजनन में आता है। ठीक है, इसके पश्चात चित्र बना लो इसका, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट था वो आता है पुनरावृत्ति। नंबर 2 कौन सा है?
पुनरावर्ती। असंचन, ठीक है, इसको पुनरावर्ती बोलते हैं, पुनरावर्ती बोल सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इधर देखना, ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि जब हम लोग गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कर देते हैं, तो उसमें युग्मक बनते हैं। क्या होता है, भ्रूणकोश बन जाता है। अब जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो बनने वाला भ्रूणकोश कैसा होता है, अगुणित होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगुणित यानी कोशिका नहीं बनती है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, उससे पहले ही क्या हो जाता है, भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। और जब भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी नहीं होगी, तो जो बनने वाला भ्रूणकोश है वो कैसा हो जाएगा, 2n होगा। क्या होगा, 2n, और उसकी सभी कोशिकाएं भी क्या होंगी, 2n। समझ गए मेरी बात यहाँ पर। तो इधर देखो एक बार, इसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है हमारे पास। क्या होती है, इधर देखना, ये हमारे पास, इधर ही समझा देता हूं मैं, ये हमारे पास गुरु बीजाणु कोशिका है। ये कैसी होती है, 2n होती है। ये हमारे पास कोशिका है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें हम यहाँ पर कौन सा विभाजन करवाते हैं, अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कुल कितनी कोशिका बनती हैं, 4 कोशिका बनती हैं। क्या बनती हैं, 4 कोशिका। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होने से क्या होता है, संपन्न नहीं हो पाती है। और जब संपन्न नहीं हो पाती है तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, सब में 2n हो जाती है। सब की सब कोशिकाओं में क्या, 2n। और जब अर्धसूत्री विभाजन की संपन्न नहीं होगा तो गुणसूत्र की संख्या 2n हो जाएगी, तो बनने वाला भ्रूणकोश कैसे बनेगा, 2n बनेगा। क्या बनेगा, 2n। उसकी कोशिकाएं भी कैसी होंगी, 2n। ठीक है, तो आप यहां पर लिखो, जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्या होगा, संपन्न नहीं होती है, तो कोशिका या भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या 2n ही होती है। कैसी होगी, 2n। और भ्रूणकोश भी 2n ही होता है। ठीक है, कुछ किताब वाले इसे क्या लिखते हैं, युग्मकोद विधि भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, युग्मकोद विधि भी लिखते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, मात्र कोशिका के समान हो जाती है। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इसके हमारे पास 2 भाग है। क्या है, 2 भाग। एक तो होता है जनन अपबीजाणुकता। क्या होता है, जनन अपबीजाणुकता। इसके 2 भाग पढ़ेंगे हम। हमारे पास पुनरावर्ती के कितने भाग है, 2 भाग। पहला भाग है जनन
अप बीजाणुता, ये पढ़ेंगे। जनन अप बीजाणुता का मतलब ये होता है कि इसमें जो परपशु कोशिका है, उस परपशु कोशिका से क्या होता है, द्विगुणित भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, जो परपशु कोशिका होती है उससे बने, ऊपर मैंने परिभाषा लिखी है, उसमें यही होता है कि गुणसूत्रों में अर्धसूत्र विभाजन नहीं होगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, 2n। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि परपशु कोशिका होती है, उससे क्या होता है, भ्रूणपोष बनता है, वो द्विगुणित बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, जब परपशु कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण होता है और बनने वाला भ्रूण टूएन होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, जनन अप बीजाणुता। तो उसे जनन अप बीजाणुता कहा जाता है। समझ गए, ये हमारे पास क्या था इसका, यानी परपशु कोशिका होती है, उससे क्या होता है, भ्रूणकोश बनता है और भ्रूणकोश से ही क्या हो जाता है, फिर बनने वाले भ्रूण होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन अप बीजाणुता कहा जाता है। ठीक है, इसमें बनने वाला भ्रूण ध्यान रखना 2n होता है। क्या होगा, 2n, मैंने यहाँ लिख दिया है, भ्रूण कैसा होगा यहाँ पर 2n, ये 2n होता है। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कायिक अप बीजाणुता। क्या आता है, कायिक अप बीजाणुता। इसको मिटा रहा हूं मैं यहाँ पर, दूसरा इसका भाग है। कायिक अप बीजाणुता। ठीक है, यहां पर इसका मतलब क्या होगा, कायिक अप बीजाणुता। देखो, जब हम बीजांड पढ़ते हैं तो बीजांड में क्या होता है आपको पता है, एक तो होता है इसका बीजांड काय, क्या होता है, बीजांड काय, और एक होता है क्या, अध्यावरण। क्या होता है, बीजांड काय और अध्यावरण। जब बीजांड काय और अध्यावरण, आपको पता है दोनों ही कैसे हैं, 2n है। क्या है, 2n होते हैं। बीजांड काय की कोशिका कैसी होती है, 2n होती है, और भ्रूणकोश की कोशिका भी कैसी होती है हमारे पास, यानी भ्रूणकोश अगुणित होता है, और जो हमारे पास बीजांड काय होता है उसकी कोशिका कैसी होती है, 2n। अध्यावरण होता है, अध्यावरण की कोशिका भी कैसी होती है, 2n। तो अब यहाँ पर देखो, कायिक का मतलब होती है, हो गया हमारे पास जो कायिक भाग होता है, उस कायिक भाग का मतलब ये होता है कि पादप का कायिकी भाग, यानी जनन वाला भाग नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर मैं दो चीज लिख रहा हूँ, एक तो लिख रहा हूँ हमारे पास क्या, बीजांड काय, काय, और दूसरा हमारे पास अध्यावरण। ये दो है, ये दोनों, ये भी क्या है हमारे पास 2n है, ये भी क्या है 2n। तो अब कायिकीय बीजाणुता किसे कहते हैं कि जब बीजांड काय अथवा अध्यावरण के द्वारा क्या होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का, और फिर उस भ्रूणकोश से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कायिकी अप बीजाणुता। क्या कहेंगे, कायिकी अप बीजाणुता। तो यहां पर लिखो, इसको मिटाता हूं मैं, जब
बीजांडकाय एवं अध्यावरण की टुएन कोशिका अध्यावरण की टुएन कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण होता है और भ्रूणकोश कैसा होगा, और भ्रूणकोश टुएन होता है। उस टुएन भ्रूणकोश से टुएन भ्रूणकोश से टुएन भ्रूण का निर्माण होता है। तो उसे कायिकी अपबीजाणुता कहा जाता है। समझ गए? यानी हमारे पास इधर देखना, ध्यान से समझने की बात है। कायिकी अपबीजाणु का मतलब है कि हमारे पास क्या है, एक तो बीजांडकाय एवं अध्यावरण की कोशिकाएं, इन कोशिकाओं से ही क्या होता है, भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। और बनने वाला भ्रूणकोश कैसा होता है, टुएन। उस भ्रूणकोश से ही क्या होता है, फिर टुएन ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कायिकी अपबीजाणुता कहा जाता है। ठीक है। इसके पश्चात हमारे पास आती है अपस्थानिक। चौथा हमारे तीसरा हमारे पास इसका पॉइंट आएगा, वो आएगा अपस्थानिक भ्रूणता। क्या आएगा, अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए ये मैटर है। जय हिंद।